नमस्कार। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत के संविधान के बारे में हम पढ़ रहे थे और इस क्रम में हमने भारतीय संविधान के जो भाग 6 है जिसमें राज्य सरकार के विषय में बात किया गया है उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भारतीय संविधान का भाग 6 है, भाग 6 में हमें पढ़ना होता है राज्य के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में, और ये राज्य के लिए किस तरीके से ये संस्था काम करती है और संविधान इसको किस तरह की शक्ति देता है। इन सब चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। देखिए, चूंकि सरकार की बात हो रही है या फिर ऐसी संस्था की बात हो रही है जो शासन चलाती है, तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम समझेंगे स्थानीय स्वशासन के लिए जो संस्था है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी एवं नगरीय क्षेत्र में जो नगर निगम या नगर पालिका है, उनके विषय में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ग्राम पंचायत की स्थापना किस तरीके से हुआ, ग्राम पंचायत के बारे में हमारे संविधान में किस तरह का प्रावधान है, ग्राम पंचायत जैसी जो संस्था की स्थापना की गई इसके पीछे क्या कारण था। इन सब चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें जो नगरीय क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन की निकाय है, जिसको कहते हैं नगर निगम या नगर पालिका, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि इसको ग्राम पंचायत को पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, इनके विषय में हम समझते हैं। पंचायती राज, देखिए ये जो पंचायती राज नाम का ये संस्था है, ये संस्था किसके लिए है? स्थानीय स्वशासन के लिए। स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। जब हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की, तो इसकी एक अपनी कहानी है। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये हो गया कि जो निर्णय लेने की अधिकार और उस निर्णय को लागू करने का जो अधिकार है वो केंद्रीय शक्ति के पास या पूरे राज्य के शक्ति के पास न होकर के स्थानीय शक्ति के पास होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर लोग खुद अपने समस्याओं के लिए विधि बनाएं और उस विधि के द्वारा निर्णय ले और निर्णय लागू करके उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करें। गांधी जी का मानना था कि भारत में सच्ची रूप से लोकतंत्र तभी आ सकता है जब प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक गांव अपने समस्या के समाधान के लिए खुद निर्णय लेना शुरू करेगा। तो जो स्थानीय स्वशासन की बात होती है या स्थानीय निकाय की शासन की बात होती है, ये गांधी जी की दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हर एक गांव का, हर एक भारत के अलग अलग भागों का अपनी समस्या है और इस समस्या को सही तरीके से उस क्षेत्र के लोग ही समझ सकते हैं। और जब उस क्षेत्र के लोग इस समस्या को सही तरीके से समझेंगे तो अपना निर्णय वो सही तरीके से लेंगे और वो निर्णय सही तरीके से लागू करेंगे। देखिए, जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किस तरीके से होगा, या हम ये कहें कि संविधान लागू के साथ ही स्थानीय स्वशासन की संस्था लागू नहीं हुई थी या ग्राम पंचायत या नगर पालिका लागू नहीं हुई थी। पर अगर भारतीय संविधान कि हम डीपीएसपी को समझे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को समझे, तो इसमें एक आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 40 है। डीपीएसपी में जो भी बात कहा गया है इस बात पर जोर दिया गया है कि समय के साथ सरकार इन सभी बातों को लागू करने का प्रयास करेंगे ताकि शासन चलाने में सही हो, लोगों के विकास में सही हो। तो डीपीएसपी में जो आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 है, इसमें कहा गया है कि सरकार जो है वो स्थानीय स्वशासन के निकाय की स्थापना करेंगे और उनको शक्ति प्रदान करेंगे ताकि वो स्थानीय समस्याओं को सही तरीके से समाधान कर सके। अगर हम स्थानीय स्वशासन
कि संस्था को संवैधानिक रूप देने की बात की चर्चा करें कि किस तरीके से स्थानीय स्वशासन या स्थानीय निकाय जैसी संस्था है, जो ग्राम पंचायत या नगर पालिका है, इसको किस तरीके से संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसके लिए हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ, और वो संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया कि स्थानीय स्वशासन के लिए जो पंचायती राज संस्था है, इसको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया। संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया किसके द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, या हम संवैधानिक सुरक्षा या संवैधानिक दर्जा जो भी हम बोले, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया किसको? पंचायती राज संस्था को। और ये बात अनिवार्य कर दिया गया कि प्रत्येक राज्य स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज संस्था की स्थापना करेंगे। पर हमको ये समझना पड़ेगा कि पंचायती राज संस्था का काम होता है स्थानीय स्वशासन के लिए काम करना। तो पंचायती राज संस्था का जो सफर जो चला था 73वां संविधान संशोधन 1992 तक, उससे पहले भी स्थानीय स्वशासन के लिए कई प्रयास हुए। तो हमको समझना पड़ेगा कि वो क्या क्या प्रयास भारत सरकार के द्वारा समय पर किया गया, और किस तरीके से अंत में पंचायती राज संस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इस बात की अनिवार्यता सभी राज्यों पर आरोपित हो गया कि सभी राज्य अपने अंदर एक पंचायती राज संस्था की स्थापना करें, उनको शक्ति दे, और उस शक्ति के द्वारा पंचायती राज संस्था स्थानीय स्तर पर सरकार चलाने में, प्रशासन चलाने में अपना मदद करे और अपने तरीके से सरकार चला सके। तो अगर हम ये देखें कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उससे पहले पंचायती राज संस्था की विकास की यात्रा किस तरीके से शुरू होता है, और किस तरीके से ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ये संस्था पंचायती राज संस्था के रूप में स्थापित होता है। तो सबसे पहले आपको एक समझना पड़ेगा कि जो पंचायती राज संस्था है, इसकी विकास की अगर यात्रा को हम देखें तो सबसे पहले जो स्थानीय स्वशासन के लिए 1952 में एक संस्था का स्थापना किया जाता है, और उस संस्था का नाम क्या होता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उस संस्था नहीं, उस कार्यक्रम का नाम होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इस उद्देश्य से किया गया था ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों के पास जो समस्या है, उस समस्या का समाधान किया जाए, और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान किया जाए। इसके लिए 1952 में जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके बाद क्या हो गया कि इस चीज को समझने के लिए और एक संस्था का स्थापना किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना। राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया। और ये सेवा क्यों प्रारंभ किया गया? ताकि स्थानीय स्तर पे जाकर के ये समझा जा सके कि किस तरीके से हमें क्या करना है कि स्थानीय शक्ति को या स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना है। देखिए, ये दोनों योजनाओं को जांच करने के लिए क्या होता है कि एक समिति बनाया जाता है 1957 में कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना सही तरीके से काम कर रहा है
या नहीं कर रहा है, और ये जो ग्रामीण समस्या है उसके समाधान के लिए किस तरीके से काम कर रहा है, इसके जांच करने के लिए एक समिति बनाया जाता है। कब? 1957 में बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में एक समिति बनाया जाता है 1957 में। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में एक समिति बनाया जाता है जिसको बलवंत राय मेहता समिति भी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति ने कई तरह की सिफारिश दिया। उनमें से एक सिफारिश ये था कि अगर सरकार ग्रामीण क्षेत्र में चाहते हैं कि ग्रामीण समाज का भला हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, तो जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर कुछ शक्तियां संस्था को देना होगा ताकि वो स्थानीय समस्याओं को सही तरीके से पहचान कर सके और सरकार जो ऊपर से योजना लागू करती है उन योजना को सही तरीके से लागू कर सके, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विकास करने की बात होती है या ग्रामीण समाज की भलाई करने की बात होती है, इन सबको किया जा सकता है। इसके लिए जो बलवंत राय मेहता समिति था, उन्होंने सिफारिश दिया कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना होनी चाहिए, और बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश था उस पर पंचायती राज संस्था की पहली बार पंचायती राज संस्था की स्थापना की जाती है। राज्य की स्थापना की जाती है कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज संस्था की स्थापना कहाँ किया गया? राजस्थान के नागौर जिला में। और ये कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज संस्था की स्थापना किया गया। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि पहली बार जो पंचायती राज संस्था का स्थापना किया जाता है, इसको किसी तरह की संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि एक सिफारिश के द्वारा इस संस्था को लागू किया जाता है। इसके बाद भारत सरकार ने लगभग सभी राज्यों को ये निर्देश दिया कि वो सभी राज्य अपने यहाँ एक पंचायती राज संस्था की स्थापना करें, जो स्थानीय स्वशासन को देखेंगे, स्थानीय समस्याओं को पहचान करेंगे और उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। पर चूंकि पंचायती राज संस्था को अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त हुआ था, इसलिए अलग अलग राज्यों में इनका स्वरूप अलग अलग था, और ये भी बात कही गई थी कि इस पंचायती राज संस्था को चलाने के लिए एक नियमित अंतराल पर चुनाव होगा और इसके प्रतिनिधि के द्वारा इस संस्था का संचालन किया जाएगा। पर हकीकत ये सामने हुआ कि कई राज्यों में पंचायती राज संस्था की स्थापना तो की गई, पर लंबे समय तक चुनाव ही नहीं होता था। जो लोग एक बार पंचायती राज संस्था के शक्ति को अपने अधीन कर लेता था, लंबे समय तक वही लोग उन पंचायती राज संस्थाओं को चलाते थे। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि जो बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया गया था 1957 में, उन्होंने पंचायती राज संस्था के संबंध में क्या क्या सिफारिश दिया और उन्होंने पंचायती राज संस्था के संरचना के विषय में क्या क्या बताया, हम इस चीज को अब समझते हैं। जो बलवंत राय मेहता समिति था, उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्था जो होगा वो त्रिस्तरीय होगा। पंचायती राज संस्था जो होगा वो त्रिस्तरीय होगा।
बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज संस्था होगा वो त्रिस्तरीय होगा, यानी कि 3 स्तर का होगा पंचायती राज संस्था। इनमें सबसे पहले ग्राम के स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ये जो त्रिस्तरीय संस्था है ये इसका ही स्वरूप है। ब्लॉक स्तर पर किसकी स्थापना की जाएगी? पंचायत समिति की। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला परिषद यानी कि पंचायती राज संस्था जो होगा वो त्रिस्तरीय होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत या इसको कहीं कहीं तहसील पंचायत या कोई और कई अन्य नाम से भी जाना जाता है, और जिला स्तर पर क्या होगा? जिला परिषद होगा। पर उन्होंने एक चीज कहा कि इस पर जनसंख्या को ध्यान में रखा जाएगा। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख या अधिक है वहां पर तो ये तीनों स्तर पर पंचायती राज संस्था की गठन होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत समिति का और जिला स्तर पर जिला परिषद का। पर जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख या 20 लाख से कम है, वहां पर पहला 2 स्तर तो होगा, यानी कि पर जो तीसरा स्तर है, पहला और अंतिम वाले तो होगा, लेकिन ये तीसरा स्तर को क्या किया जा सकता है? ये नहीं भी स्थापित किया जा सकता है। नहीं तो बलवंत राय मेहता समिति का मानना था कि ग्राम पंचायत का जब स्थापना किया जाएगा तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत होगा। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला के स्तर पर जिला परिषद की स्थापना किया जाएगा। पर उन्होंने एक बात कहा कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पे ग्राम पंचायत और जिला परिषद से काम चल जाएगा। वहां पे पंचायत समिति की स्थापना या पंचायत समिति नाम की जो संरचना है उनको स्थापित नहीं भी किया जा सकता है। पर जिन राज्य की जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक है वहां पे इन तीनों स्तर पर स्थापना करना जरूरी था। अब हम समझते हैं कि पंचायती राज संस्था से संबंधित कई अन्य विशेषताएं किस तरीके की है। तो एक चीज ये ध्यान में रखिए कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जब पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संवैधानिक दर्जा मिलते ही ये जरूरी हो गया कि सभी राज्य अपने यहाँ पंचायती राज संस्था की स्थापना करें। हालांकि संरचना में कुछ अंतर हो सकता है, कहीं पे त्रिस्तरीय भी हो सकता है या कई राज्यों में ये चतुर्थ स्तरीय भी है और कई राज्यों में हम देखें तो 2 लेयर का भी है। पर सभी राज्यों में पंचायती राज संस्था की स्थापना करना, स्थानीय स्वशासन की इकाई का स्थापना करना क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगर हम पंचायती राज संस्था के बारे में और चीजों को समझने का प्रयास करें तो पंचायती राज संस्था 73वां संविधान संशोधन के बाद जब ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया तो पहला राज्य जो लागू किया अपने यहाँ वो था कर्नाटक। कर्नाटक पहला राज्य था। किसके बाद? 73वां संविधान संशोधन के बाद 73वां संविधान संशोधन के बाद अपने यहाँ पंचायती राज संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था कर्नाटक। कर्नाटक में पहली बार 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था
तो उसके बाद पहली बार पंचायती राज संस्था की स्थापना किया गया। अगर हम ये देखें कि पंचायती राज संस्था के उम्मीदवार बनने के लिए या सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा की आवश्यकता होती है, तो इसकी जरूरत होता है 21 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष के आयु सीमा को पूरा कर चुका है तभी वो व्यक्ति पंचायती राज संस्था के उम्मीदवार के रूप में चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। दूसरी बात, अगर हम ये देखें कि मतदाता की आयु कितना होता है, तो मतदाता का जो आयु है, मतदाता का आयु होता है 18 वर्ष या उससे अधिक। यानी कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक का उम्र पूरा कर चुका है तभी वो व्यक्ति पंचायती राज संस्था के लिए जब भी चुनाव होगा तो उस चुनाव में भाग ले सकते हैं। देखिए, जो पंचायती राज संस्था है इसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया गया है। महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। किसमें? पंचायती राज संस्था के लिए। पर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग 50% सीट, बिहार में लगभग 50% सीट किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिहार में लगभग 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो ये जरूरी है कि कम से कम 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होना आवश्यक है अन्य राज्यों में। पर बिहार में ये कितना है? बिहार में ये 50% है। और अगर हम चुनाव की बात करें कि पंचायती राज संस्था के चुनाव कौन कराते हैं, तो पंचायती राज संस्था के चुनाव कराने का जिम्मेदारी होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्था का चुनाव कराया जाता है। और पंचायती राज संस्था कितने विषयों पर कानून बना सकता है? तो पंचायती राज संस्था के लिए जो कानून एक चीज आपको समझना होगा कि जब हम पंचायती राज संस्था की बात करते हैं तो ये भारतीय संविधान के किसमें है? भाग 9 में इसको शामिल किया गया है। किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और ये लागू कब हुआ था? ये संविधान संशोधन तो 1993 में लागू हुआ था। पहली। दूसरा, अगर हम ये देखें कि किस अनुसूची में रखा गया है, तो 11वीं अनुसूची में। अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था को लागू किया गया है। और इसके लिए अगर हम ये समझें कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो आर्टिकल की बात करें तो 243 ए से लेकर के 243 ओ तक का जो संबंध है ये पंचायती राज संस्था से इसका संबंध है। और पंचायती राज संस्था कितने विषय पर कानून बना सकता है? तो 29 विभिन्न विषयों पर कानून बना सकता है। कानून बना सकता है पंचायती राज संस्था। और पंचायती राज संस्था को समय समय पर राज्य सरकार द्वारा क्या दिया जाता है? आर्थिक सहायता दिया जाता है। और पंचायती राज संस्था को कुछ टैक्स वसूल करने का भी अधिकार है, जैसे कि कहीं पे मेला लगता है या कहीं पे अगर जलकर या इस तरह की कोई कर होता है, वहाँ पे पंचायती राज संस्था क्या कर सकते हैं? टैक्स लगा सकते हैं, कर लगा सकते हैं और उस कर का उपयोग करके स्थानीय विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। और ये जो पंचायती राज संस्था की स्थापना करने के पीछे के उद्देश्य को समझे तो क्या था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए।
सत्ता का विकेंद्रीकरण का कहने का मतलब ये हो गया कि एक तो हमारे यहाँ सरकार जो होता है वो संघीय सरकार है, संघ के स्तर पे, फिर राज्य के स्तर पे। पर राज्य की क्षेत्रफल भी बहुत अधिक होता है, जनसंख्या भी बहुत अधिक होता है, और एक राज्य में कई तरह की भौगोलिक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। उस राज्य के किसी हिस्से में हो सकता है कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए, किसी हिस्से में सुखाड़ पड़ जाए। तो पूरे राज्य के लिए योजना बनाना आसान नहीं होता है। और अगर देश की बात करें तो भारत जैसे विशाल देश में संघीय सरकार के लिए देश के किसी एक भाग में, किसी एक गांव की समस्या के विषय में कानून बनाना आसान नहीं होता है। तो ये जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, ताकि स्थानीय समस्या क्या है उसको स्थानीय लोग समझे, उस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोग काम करें। और जब सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा कोई योजना आए तो उस योजना को स्थानीय स्तर पर सही तरीके से लागू करें और स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। इसके लिए पंचायती राज संस्था और शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका और नगर पंचायत जैसे संस्था है उसकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। नगर पंचायत और पंचायती राज संस्था को सामान्य तौर पर स्थानीय स्वशासी इकाई के रूप में जाना जाता है। तो जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग नगर निगम या नगर पंचायत के संबंध में समझेंगे कि नगर निगम या नगर पंचायत की स्थापना किस तरीके से होता है और इसके पास किस तरह की शक्ति होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।